चलिए बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 3 यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना इंटीरियर ऑफ द अर्थ के दूसरे भाग यानी पार्ट 2 में जा रहे हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भूकंपीय तरंगे। इससे पहले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि पृथ्वी के बनावट के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाला प्रत्येक स्रोत और अप्रत्यक्ष स्रोत के बारे में पढ़े थे। प्रत्येक स्रोत में हम लोगों ने पढ़ा था ज्वालामुखी, प्रवेदन और रिसर्च के माध्यम से हम लोग पृथ्वी की आंतरिक बनावट के बारे में जान सकते हैं। और अप्रत्यक्ष माध्यम में हम लोगों ने घनत्व, तापमान के बारे में पढ़ा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भूकंपीय तरंगों के बारे में। हम लोग सब भूकंप शब्द से पहले से ही जानते हैं कि भूकंप क्या होता है। भूकंप का अर्थ होता है जब पृथ्वी के नीचे अचानक हलचल पैदा होती है तो पृथ्वी का जो धरातल है वो हिलने लगता है। उस हिलने या दोलन करने की क्रिया को हम लोग कहते हैं भूकंप, जो एक प्राकृतिक आपदा है। तो जब धरती के नीचे जिस स्थान से सबसे पहले भूकंप का जन्म होता है, ये चित्र द्वारा दिखाया जा रहा है, जिस स्थान पर भूकंप का जन्म होता है पृथ्वी के नीचे, उसे कहा जाता है केंद्र या फोकस। और यहाँ से जब भूकंप की तरंगे धरातल तक पहुँचती है तो धरातल पर सबसे पहले जहाँ तरंगे पहुँचती है उस क्षेत्र को कहते हैं एपिसेंटर या अधिकेंद्र। अर्थात जहाँ पे भूकंप जन्म लेता है उसको केंद्र, और धरातल पर सबसे पहले जहाँ पहुँचता है उसको एपिसेंटर या अधिकेंद्र कहते हैं। इस चित्र द्वारा आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। यहाँ भूकंप के नीचे केंद्र में जब भूकंप का जन्म हो रहा है तो उससे तरंगे निकल रही है। उन्हीं तरंगों को कहा जाता है भूकंपीय तरंगे। जब किसी जल में हम लोग पत्थर फेंकते हैं या कंकड़ फेंकते हैं तो वहाँ पर भी जल तरंगों का जन्म होता है। ठीक उसी तरह से हमारे धरातल के नीचे जब भूकंप आते हैं तो उससे भी तरंगों का जन्म होता है, जिसे कहा जाता है भूकंपीय तरंगे या सिस्मिक वेव्स। ये सिस्मिक वेव्स जब धरती के नीचे जन्म लेती है तो ये 3 प्रकार की तरंगे होती है। आइए इसके बारे में हम लोग जानें। ये 3 प्रकार की तरंगे होती हैं। पहला है पी वेव्स यानी प्राइमरी वेव्स और प्राथमिक तरंगे। दूसरा है एस वेव्स यानी सेकेंडरी वेव्स और अनुप्रस्थ या गौण तरंगे। और तीसरा है लॉन्ग वेव्स, जिसको धरातली या लंबी तरंगे भी कहते हैं। आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पहले जानें। पी तरंगों की औसत गति 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, यानी कि 1 सेकंड में ये 8 किलोमीटर की गति तय करती है और सबसे पहले धरातल पर पहुंचती है एस और एल तरंग से पहले। ये तरंगे हर एक माध्यम से गुजर सकती है, तरल, गैसीय और ठोस, तीनों ही माध्यम से होकर ये गुजर सकती है। यानी कि ये धरती के नीचे सभी भागों में से होकर गुजर सकती हैं। दूसरे नंबर पे है एस तरंगे। एस तरंगों की औसत गति 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, यानी 1 सेकेंड में ये 4 किलोमीटर की गति तय करती है। लेकिन ये सिर्फ सॉलिड यानी ठोस माध्यम से होकर गुजर सकती है, और जैसे ही ये तरंगे पहुंचती है किसी ऐसे स्थान पर जो कि तरल हो, जहाँ लिक्विड हो, वहाँ पर ये गायब हो जाती है। नेक्स्ट तीसरा है आपका एल तरंगे, जिसे हम लोग धरातलीय तरंगे कहते हैं। ये धरातल तक ही सीमित रहता है, यानी जहाँ पर जन्म लेता है उसके बाद ये धरातल पर पहुंच जाता है और धरती के नीचे कहीं भी नहीं जाता है। ये तरंगे 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। आइए इसे हम लोग एक चित्र द्वारा समझें। ये आपका चित्र दिया हुआ है जिस पर ए दिखाया है। ए का मतलब हो गया केंद्र, जहाँ से जन्म हो रहा है भूकंपीय तरंगे। यहाँ 3 प्रकार की तरंगे देखिए जन्म ले रहा है। ये जो आड़ी तिरछी रेखाएं हैं, एरो है, वो है एल तरंगे, जो धरातल तक ही सीमित होती हैं, धरातल के आसपास चलती है। दूसरा जो सीधी एरो दिख रही है आप लोगों को, बिल्कुल सीधी रेखा द्वारा जो एरो दिखाया गया है वो है पी तरंगे, और जो डॉटेड लाइन द्वारा दिखाया गया है वो है आपकी एस तरंगे। आइए इस डायग्राम को हम लोग अच्छी तरह से समझें और क्लियर हो जाए। इस चित्र में ए यानी केंद्र से भूकंप का जन्म हुआ, जिससे पी, एस और एल तरंगे निकली हैं। एल तरंगे धरातल के पास
चल रही है, इस चित्र में आप लोग देख सकते हैं। जबकि पी तरंगे सभी परतें भूपर्पटी, मेंटल और क्रोध से होकर गुजरती है। ये तीनों परतें ठोस, तरल और गैसीय पदार्थों से बना हुआ परत है। चित्र में पी तरंगे क्रोड तक पहुंच रही है। अगर इस चित्र को आप लोग देखें तो यहाँ पे पी तरंगे जो है वो कहाँ तक पहुंच रही है, पूरी क्रोड तक पहुंचती है और मुड़ जाती हैं। यहाँ पी तरंगों की गति कम हो जाती है, परंतु एस तरंगे लुप्त हो जाती है। क्यों एस तरंगे यहाँ पर लुप्त हो रही है क्रोड में जाकर? क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़े कि एस तरंगे लिक्विड माध्यम से होकर या गैसीय माध्यम से होकर नहीं गुजर सकता। और हम लोग कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है, वहाँ आपका कोई भी वस्तु जो है वो पूरी तरह से गला हुआ अवस्था में नहीं रह सकता और ना ही ठोस अवस्था में रह सकता, बल्कि वो एक लचीलापन, एक इलास्टिक अवस्था में रहता है। पी और एस तरंगे धरातल से, यानी जब वो धरातल से चलती हैं और केंद्र तक पहुंचती है तो ये 2900 किलोमीटर की गहराई तक तेज गति से चलती है, यानी मेंटल तक, जहाँ तक आपका मेंटल का परत है वहाँ तक ये 2900 किलोमीटर की गहराई तक बड़ी तेज गति से चलती है। जबकि 2900 किलोमीटर के बाद एस तरंगे जो है वो लुप्त होने लगती है। 11,000 किलोमीटर के बाद का क्षेत्र, 11,000 किलोमीटर की गहराई पर चले जाएंगे तो उसके बाद का जो 5,000 किलोमीटर का क्षेत्र है उसमें कोई भी तरंग नहीं पहुंचती है और इसे कहा जाता है छाया क्षेत्र। छाया क्षेत्र की उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि पृथ्वी का जो केंद्र भाग है वो कहीं ना कहीं भारी पदार्थों से बना हुआ है, जैसे कि निकल और लोहा, जिसका घनत्व बहुत अधिक है। इसीलिए इस क्षेत्र में कोई भी तरंगे जो है वो नहीं पहुंच पाती है। तो भूकंपीय तरंगों के व्यवहार से हमें पता चलता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में 3 मुख्य परतें पाई जाती है। पहला परत यानी सबसे ऊपरी परत भूपर्पटी, जिसे क्रस्ट कहते हैं, उसके बाद का परत है मेंटल और तीसरा परत है आपका क्रोड। जब सिस्मोग्राफ में, जिससे कि भूकंप की तीव्रता को मापा जाने वाला यंत्र है, उसमें हम लोग देखते हैं तो उसमें तरंगे जन्म लेने लगती है। जब कहीं पे भूकंप आता है तो अपने आप, तो अगर पी तरंगे आ रही है, पी तरंगे मेंशन हो रहा है सिस्मोग्राफ में, तो हम लोग को समझ में आ जाता है वो तरंग जो है वो ठोस, तरल और गैसीय तीनों माध्यम से होकर ऊपर पहुंच रहा है, तो ये ज़रूर पी तरंगे ही होंगी। यानी कि पृथ्वी के नीचे कहीं ना कहीं ठोस, तरल और गैस तीनों अवस्था में पदार्थ जो है वो विद्यमान है। ठीक है, इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड के बारे में गहराई से जानेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे इसके बारे में। आज की कक्षा हम लोग यहाँ रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो जो है वो समझ में आ गया होगा।